हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में राजस्थान का सामान्य परिचय अध्याय 1 पढ़ा था, जिसमें पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम उसी अध्याय 1 के पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें हमारे सबसे पहले है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन दसदती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा था, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। ये पाँच स्तर वाला जो सवाल है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। तो 5 स्तरों में किया गया था। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वह तीसरे व चौथे 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान ही समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है हमारी प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के तथा उन पर सुंदरता व सुडौलता का अभाव था। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ निवासियों की समाधान पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना में बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नालियाँ, बेलनाकार मोहरे आदि हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। अब हमारा अगला जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता, जो उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, जिसे आयड़ नदी भी कहते हैं, के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप यह 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी कि मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1963 में अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल एवं एच.डी. साकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका उत्खनन कार्य किसने कराया था। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, रतनचंद्र अग्रवाल और एच.डी. साकलिया, इन तीनों का नाम याद रखना है। फिर है इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो उनके मृत्यु के बाद भी जीवित की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ के लाल काले मिट्टी के बर्तन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। तो आहड़ का दूसरा नाम पूछ सकते हैं कि आहड़ का दूसरा नाम क्या है। तो आहड़ का दूसरा नाम हमारा है ताम्रवती नगरी, जो है तांबे के औजार और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर तांबे के अत्यधिक औजारों का उपयोग किया गया था। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय से उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। तो अब हमारी नेक्स्ट जो सभ्यता है वो है गिलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीले उत्खनन में फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। क्योंकि यह बनास नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यह उत्खनन कार्य किया गया था। जिसका उत्खनन कार्य 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में किया गया और उसके पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर वी.एस. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है के प्रोफेसर ग्रेगरी पोर्सल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये भी हमें याद रखना है, ग्रेगरी पोर्सल और वी.एस. शिंदे का नाम। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय
1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसमें सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मृदभांड हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथीदांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटें, आग में पकाई हुई ईंटें का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो आहड़ से तो हमें पक्की ईंटों का प्रयोग सामने नहीं आया है, लेकिन गिलुंड में इसका प्रचुर मात्रा में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। फिर हमारी जो नेक्स्ट सभ्यता है वो है बागोर सभ्यता, जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और बागोर में कोटारी नदी पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने गए हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आकर्षक होने के प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें छेद वाली सुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से लघु एवं यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये भी लाइन हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हमारे बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल एवं लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। फिर जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा पाया जाता है। ये हमारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गणेश्वर सभ्यता से जो तांबे के उपकरण मिले हैं, उसमें हमारे 99% तांबे, मतलब 99% तांबा पाया गया है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर मात्रा का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन्हें कृपशवणी मृदभांड कहते हैं। तो ये भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कृपशवणी मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए गए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण हमारी प्राचीन सभ्यता है, जिसमें हमारा भीनमाल जो है जालौर की सभ्यता है, एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। यानी कि भीनमाल सभ्यता का उत्खनन किसने कराया था, आर.सी. अग्रवाल ने। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा, सुरापात्र और यूनानी सुराही मिली है। यानी कि भीनमाल जालौर से एक रोमन एम्फोरा, जिसे सुरापात्र कहते हैं, और यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे इसी प्रकार ईसरवाल जो उदयपुर में है कि प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यानी जो ईसरवाल सभ्यता है वो उदयपुर में, और यहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कि ईसरवाल जो सभ्यता है उदयपुर में, वहाँ से लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर हमारा प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित हमारा बेराड़ जो जयपुर में स्थित है कि बीजे की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता में मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी, नीलचंद्र बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने इसका उत्खनन कार्य किया था। तो इसके उत्खनन कार्य में जो यह दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित आदि विद्वान हैं। फिर है बेराड़ से गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बेराड़ से गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के समीप मोहर अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। फिर हमारा बालाथल जो उदयपुर में स्थित है, उसमें प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल जो हनुमानगढ़ में है, और ये हमारी अतिरिक्त
जो सभ्यता है उसमें, जिसमें रंगमहल, हनुमानगढ़, ओजियाना, भीलवाड़ा, इसका सिर्फ नाम याद करना आपको। नगरी चित्तौड़ है, बरौर, गंगानगर है, तिलवाड़ा बाड़मेर है, जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है, नौह भरतपुर में है और नगर टोंक में आदि प्राचीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में प्राप्त हुए हैं, यानी इनके नाम हैं। फिर राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्राप्त होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तेहरखान वाला डेरा व चक चौसर से मिले हैं। यानी इसके अवशेष हमें वैदिक सभ्यता के जो अवशेष मिले वो अनूपगढ़, राजस्थान में अनूपगढ़ जो बीकानेर में है, फिर तेहरखान का डेरा व चक चौसठ में मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर से ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, तो यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश जो बीकानेर का क्षेत्र है, कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र था, अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष वेश बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से ही भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप दिखाई देती हैं। प्रथम, जनपदों का उदय हुआ और द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष हुआ। तो हम अब राजस्थान के जनपद हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।